गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि जो बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस थी, इसके 11 कोच कल डिरेल हो गए, यानी कि ऑफ ट्रैक चले गए, जिस वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई एंड 3 लोग हमें यहाँ पे इंजर्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दरअसल में ये जो हादसा हुआ, ये कटक जो ओडिशा में आपको देखने को मिलता है, उसके पास में आपको ये हादसा होता हुआ देखने को मिला। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेन थी ना, ये जस्ट अभी महानदी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके हटी थी, जिस वजह से ट्रेन की जो स्पीड थी वो स्लो थी। अगर ट्रेन की स्पीड फास्ट होती तो हो सकता है कि हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। तो रेलवे ने यहाँ पे अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, ये देखने के लिए कि क्या कारण रहा इस पर्टिकुलर डिरेलमेंट के पीछे का। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे, देखो, म्यांमार और थाईलैंड के अंदर आपको अर्थक्वेक देखने को मिला, बहुत ही बड़े रिक्टर स्केल 7.7 का आपको देखने को मिला। अब इंडिया ने यहाँ पर अपनी तरफ से मदद स्टार्ट कर दी है एंड हमने जो ऑपरेशन का नाम यहाँ पे रखा है, दैट इज ऑपरेशन ब्रह्मा। ये ऑपरेशन का नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की जो पहली रिलीफ टीम है वो मांडले यहाँ पर पहुंच गई है एंड जिसके अंदर आपके लोग तो हैं ही हैं, प्लस एट द सेम टाइम और जो सामग्री है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एक जो चिंताजनक विषय म्यांमार से आ रहा है वो ये है कि म्यांमार के अंदर आप लोग जानते हो ना, जो मिलिट्री जनता है आज के समय उनके पास पावर है, बट बहुत सारे रेबल ग्रुप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से एक रेबल ग्रुप है एनयूजी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो इनका ऐसा कहना है कि वो चाहते थे कि क्योंकि अब अर्थक्वेक आया है, थोड़ी देर के लिए पॉज लगा दिया जाए जो दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइटिंग चल रही है। बट जो म्यांमार की जो जो जनता है, बेसिकली जनता का मतलब यहाँ पे जो मिलिट्री रूल है, वो यहाँ पर अभी भी इनके ऊपर अटैक करे जा रही है। अर्थक्वेक आ रखा है तब भी जो वहाँ की मिलिट्री रूल है उसका यही कोशिश है कि रेबल ग्रुप्स को हटाया जाए। अर्थक्वेक को रोकने के अंदर या रदर शुड से अर्थक्वेक से निपटने के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, ऐसा उनके द्वारा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 31 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं एंड इट इज इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। देखो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या इस्तेमाल किया है, वर्ड इस्तेमाल किया है एक्सपोर्टर। ये फर्क समझना, कई बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के अंदर। देखो, अगर मैं बात करूँ ना चाय के प्रोडक्शन की, कि चाय का प्रोड्यूसर कौन है सबसे बड़ा, तो आंसर इज चाइना एंड दूसरे नंबर पर आपको भारत देखने को मिल जाएगा। ये है प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वहां तो हम ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे ही थे। पर अगर मैं बात करूं दोस्तों एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो पहले नंबर पर आपको कीनिया देखने को मिलेगा एंड अब दूसरे नंबर पर इंडिया आ चुका है एंड तीसरे नंबर पर श्रीलंका चला गया है। दरअसल में एक्सपोर्टर के कॉन्टेक्स्ट में श्रीलंका पहले सेकंड नंबर पे था एंड इंडिया पहले थर्ड नंबर पे था, पर इंडिया ने अच्छा एक्सपोर्ट किया है जिस वजह से हम श्रीलंका से आगे चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग द टी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चाइना प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, फिर भी टॉप एक्सपोर्टर के अंदर इसका नाम क्यों नहीं है? देखो यार, चाइना के अंदर ना जो चाय है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा चाय को कंज्यूम करते हैं। जैसे भारत में भी आप नोटिस करोगे, भारत में भी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं चाय को। सुबह हम चाय पीना पसंद करते हैं, शाम को, दोपहर को, आधी रात को, है ना। कुछ भी हो जाए तो हम चाय कंजम्पशन करना लोगों को पसंद है। तो चाइना में भी इसी तरह से चाय का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ना, अगर हम थोड़ा पास्ट में चलें तो ऐसा माना जाता है कि जो चाय है वो ओरिजिनेट दरअसल में एंशियंट चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ म्यांमार के अंदर ही ओरिजिनेट हुई है। आप लोगों ने अपने मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने ओपियम वॉर सुना होगा, राइट। तो हुआ क्या था उस टाइम के ऊपर, जो आप नोटिस करते हो कि जो चाइना के अंदर आपको युद्ध देखने को मिलता है उसके पीछे टी वॉर्स की एक, मतलब टी का एक मेजर रीजन रहा। ठीक है, तो चाइना से जो चाय थी वो वहां से लेकर जाई जाती थी, यूके हो गया और अलग अलग देशों के अंदर यहाँ पे पहुंचाई जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते होंगे, एंड बदले में यहाँ पे ओपियम जो थी वो यहाँ पे भेजी जाती थी। तो चाइना के अंदर ये वॉर होती है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंड हमें इसी वजह से हमें जान सकते हैं अपने हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से कि ओरिजिनेशन इसका एंशियंट चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ म्यांमार के अंदर हुआ। बाकी जो चाय है ये बनाई जाती है कैमेलिया सिनेसिस प्लांट्स के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे एंड हर साल 21 मई को हम लोग इंटरनेशनल टी डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं।
साथ ही साथ कुछ और चीज़ें नोटिस कर लेते हैं कि चाय को उगाने के लिए क्या-क्या कंडीशंस चाहिए। जैसे जो आइडियल टेम्परेचर होता है ना, वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अगर टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, तो ये आपकी टी बुशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, चाय एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यहाँ पे प्लांट है, जिसको लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए। ये अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए होती है और ये पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड कीप ऑन मूविंग, ठीक है। वाटर को आपका मूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो जो चाय के कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल चाहिए होती है, इट शुड बी स्लाइटली एसिडिक सॉइल विदाउट कैल्शियम। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो ज़्यादातर टाइम 80% के आसपास होनी चाहिए एंड 40% से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कल्टीवेशन एरिया है वहाँ फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने टेम्परेचर में बता ही दिया। अब इंडिया की बात करें ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जो दार्जिलिंग चाय है ना, उसको जीआई टैग तो मिला ही हुआ है एंड साथ ही साथ इसको शैंपेन ऑफ टीज के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसके अलावा दार्जिलिंग टी के कुछ वेरिएंट्स जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन टी, व्हाइट टी, इनको भी जीआई टैग यहाँ पे मिला हुआ है। दुनिया में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मैंने डिस्कस कर ही दिया। पर अगर हम बात करें ना ब्लैक टी की, तो ब्लैक टी के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन एरिया इंडिया में बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसा कि पता ही है 55% टोटल टी प्रोडक्शन। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में खूब प्रोडक्शन होता है। उसके बाद साउथ इंडिया के अंदर जैसे आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये कुछ मेजर रीजन आपके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो भारत में जो 80% टी बनती है ना, वो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाती है। बाकी का जो 20% होता है वो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब ये जो डेटा हमें दिया गया है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, ये किसने दिया है? टी बोर्ड ने। एंड यूपीएससी ने ऑलरेडी टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। दोस्तों टी बोर्ड जो है ना, इसका काम ये है कि इंडियन टी इंडस्ट्री को रेगुलेट करें एंड टी प्रोड्यूसर्स को हम उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखें। इसीलिए टी एक्ट 1953 के अंतर्गत टी बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया इन 1954 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एक्ट के माध्यम से बनी हुई बॉडी है। इसके पहले भी अलग अलग बोर्ड और एक्ट थे, पर उनको हमें ध्यान नहीं देना। हमें ये देखना है कि 1954 के अंदर ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे बनता है। इस बोर्ड के अंदर आपको टोटल 32 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं ये 3 साल के लिए यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि 3 साल के बाद बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अक्सर ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ के कि यार कहीं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो नहीं है, बट नो, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बात का आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड दुबई एंड मॉस्को के अंदर इसके ओवरसीज ऑफिस भी देखने को मिल जाएंगे टी बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं एंड डीएक्सएच को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों डीएक्सएच को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एमएसएमई के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैंने कई बार डिस्कशन कर दिया है इकोनॉमी के सेशंस के अंदर भी एंड यहाँ पर भी। तो जस्ट फॉर योर क्विक रिकैप, आप लोग जानते होंगे ना कि अभी रिसेंटली जो बजट था, यानी कि अभी 2 महीने पहले 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया, उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई के जो क्लासिफिकेशन है उसमें चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस करिए? देखो पहले जो लिमिट थी वो ये थी, ठीक है, बट अब उन लिमिट्स को बदल दिया गया है। एक्चुअल में क्या है ना, एमएसएमई को क्लासिफाई करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये देखा जाता है। एंड दूसरा होता है टर्नओवर। ये दो क्राइटेरिया होते हैं एमएसएमई को क्लासिफाई करने के लिए। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, यहाँ पर दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, अलग अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो पहले माइक्रो के लिए जो क्राइटेरिया था ना, वो था इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। ये पहले था। आपको पहले वाले नहीं याद रखने, आपको क्या याद रखने हैं? आपको रिवाइज जो नया वाला है ये आंकड़ा याद रखना है। जैसे 2.5 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट लिमिट तो माइक्रो, एंड 10 करोड़ से कम है तो माइक्रो, ठीक है। तो दोनों का देखना है आपने। ऐसे ही स्मॉल का भी याद होना चाहिए 25 और 100, एंड आपको मीडियम का याद होना चाहिए 125 और 500, ठीक है। ये पहले वाले पुराने क्राइटेरिया हो चुके हैं, इनको आप मत याद रखिएगा, नए वाले आपको याद रखने हैं। हुआ क्या है ना, दरअसल में हमने इन्वेस्टमेंट वाले लिमिट को 2.5 गुना कर दिया है। तो आप 2 पॉइंट, अगर आपको पुराने याद है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर सकते हो। एंड अगर आपको पुराना टर्नओवर लिमिट याद है तो वो डबल हो चुका है, तो वो इंटू टू हो चुका है। आई होप ये एमएसएमईज के बारे में आपको पता लग गया होगा कि एमएसएमईज कहते किसको है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब नीति आयोग ने क्या किया ना, नीति आयोग ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, डीएक्सएच। व्हाट इज डीएक्सएच? एम्पावरिंग एक्सेलेंस एंड ग्रोथ टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ना एमएसएमईज को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और एक सपोर्ट कैसे हो सकती है सर? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हम पता क्या कर रहे हैं, हम इस डीएक्स एज के माध्यम से हमारे एमएसएमईज को
हमारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन के माध्यम से क्या होगा सर, एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी मिल पाएगी तो उनकी कॉस्ट कम लगेगी, उनके रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। दैट इज़ द फोकस। एंड आप लोग जानते होंगे सर कि एमएसएमईज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 6 करोड़ के करीब करीब एमएसएमईज आपको देखने को मिलते हैं, उनके पास अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सोल्यूशन होंगे तो बहुत सारे और रोजगार होंगे, उनका रेवेन्यू साथ साथ यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो डीएक्स एज एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट का एक बहुत बड़ा पूल यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा है। तो पब्लिक, प्राइवेट, एकेडमिक सेक्टर सारे साथ में आ रहे हैं इनोवेशन के लिए एंड हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं नए नए सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। आई होप ये डीएक्स एज आपको समझ आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू ग्रीन ग्रैबिंग। अब ग्रीन ग्रैबिंग क्या होता है? क्या दोस्तों पहले ये बताओ, आप लोगों ने ग्रीन वॉशिंग के नाम से एक टर्म सुना है? हाँ सर, ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है ग्रीन वॉशिंग का। ग्रीन वॉशिंग का मतलब पता क्या होता है? एक कोई कंपनी होती है, ठीक है, वो पता क्या बोलती है, वो लोगों को बोलती है कि यार ये देखो मैं इन्वायरमेंट के लिए कितना बढ़िया काम कर रही हूँ, ठीक है, बट वो सिर्फ बोलती है ये बात, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि लोगों की करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है, तो ये कंपनी की भी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये बोल क्या रही है? ये बोल ये रही है कि मैं इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रही हूँ, पर दरअसल में वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने फॉक्सवैगन का नाम सुना होगा, राइट। ये जो कंपनी है ये बताया करती थी कि यार ये देखो हमारी जो इंजन है ना वो कितना कम एमिशन करते हैं, पर दरअसल में ना ये लोगों को बोलते थे कि ये देखो हमारी कंपनी कितना कम एमिशन करती है, हमारे इंजन, हमारी गाड़ियों के इंजन कितना कम एमिशन करते हैं। बट ये सिर्फ बोला जाता था लोगों को दिखाने के लिए कि यार जो कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन है वो सोचेगा यार ये गाड़ी बढ़िया है, ये कम एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है तो मैं यही ले लेता हूँ। पर दरअसल में ये जो आंकड़ा देते थे ना ये लोग, ये फर्जी आंकड़ा देते थे। दरअसल में इनका जो पोल्यूशन था, जो एमिशन लेवल था, वो और भी ज्यादा था। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बोला था ग्रीन वॉशिंग, की लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाती है बाय सेइंग कि हम तो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, पर दरअसल में वो कर नहीं होते। तो ये तो था ग्रीन वॉशिंग। पर ये ग्रीन ग्रैबिंग क्या होगा? देखो अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि यार मैं ना ये ज़मीन के ऊपर कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं यहाँ पर कोई सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगाऊंगा, ठीक है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा, राइट। तो मैंने क्या कह दिया आपको कि मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, आप एक काम करो अपनी ज़मीन दे दो। और मैंने अगर आपकी ज़मीन इस तरह से छीन ली ये कहते हुए कि मैंने इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करना है, उसको बोलेंगे ग्रीन ग्रैबिंग। ये ग्रीन तो इन्वायरमेंट से ही है, ग्रैबिंग मतलब लैंड को ग्रैब करना। तो अभी आज के समय पता क्या हो रहा है, एक ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है ना, जो एक प्रोजेक्ट है असम सोलर पार्क, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा कि ग्रीन ग्रैबिंग का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट तो लगेगा, कौन सा लगेगा, सोलर पार्क का प्रोजेक्ट लगेगा, पर लोकल कम्युनिटीज को डर है कि इस चक्कर में उनकी जमीन छीनी जा रही है। दरअसल में जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गार्जियन की जो जर्नलिस्ट है जॉन विडाल, इन्होंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन ग्रैबिंग का, कि किस तरह से लैंड एंड रिसोर्सेज को ग्रैब किया जाता है फॉर मीटिंग द एनवायरमेंटल एंड्स। तो जैसे यहाँ पर भी हमारी कोशिश यही है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, कार्बन ऑफसेट करें, ठीक है, वो सब चीजें होती हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो लोगों की जमीन है वो चली जाती है, ठीक है। अलग अलग पर्पसेस हो सकते हैं, कार्बन ऑफसेटिंग, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, एफॉरेस्टेशन, क्लीन एनर्जी, उनके लिए ग्रीन लैंड को ग्रैब करना इज नोन एज ग्रीन ग्रैबिंग, ठीक है। बट दिक्कत क्या आती है, लोगों का रोजगार चले जाते हैं, एक तरह से फूड सिक्योरिटी भी जाती है। दरअसल में ना ये जो असम वाला जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये बन रहा है असम सोलर पार्क, अब वो जो जमीन जो छीनी जा रही है ना, या छीनी जा रही है, कह लो ली जा रही है, वो फर्टाइल लैंड है। अब फर्टाइल लैंड होने की वजह से आप नोटिस कर पाओगे ये फर्टाइल लैंड ही तो हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है ना। तो लोकल लोगों को डर है कि एक तो फूड सिक्योरिटी उनकी चली गई, प्लस यहाँ पे ट्राइबल्स लोग बहुत सारे रहते हैं, तो उनको और भी डर है कि यार हम तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही लैंड और बाकी चीज़ों के ऊपर होते हैं, तुम्हारा तो लाइवलीहुड ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बी और नागा लोग जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट फेस करेंगे, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, एंड उनकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको एक थ्रेट मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। आई होप ग्रीन ग्रैबिंग आप सब लोग समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर GTMC के बारे में। देखो WHO का एक सेंटर है जामनगर गुजरात के अंदर, वो आने वाले समय के अंदर इट विल इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ ग्लोबल वेलनेस, ऐसा यहाँ पर PIB के अंदर डिस्कशन किया गया। तो PIB में न्यूज़ थी तो उसी से हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर किया है। दरअसल में अगर हम बात करें ना, तो ये जो WHO का आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर,
आपको ध्यान में रखना है कि ये WHO का इट इज़ द ओनली आउटपोस्टेड सेंटर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये बात है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो WHO का सिर्फ एकमात्र एक सिंगल सेंटर ही है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कैटर करता है आउटपोस्ट में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए GTMC आपको पता होना चाहिए। बाकी ये स्पेशलाइज सेंटर है जो कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च करता है, ट्रेनिंग अवेयरनेस ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब क्या है। देखो, आप आयुष के बारे में जानते हो, आयुर्वेदा, ये योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उसके अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर प्रमोट किया जाता है, नॉलेज हब की तरह काम करता है। तो अलग अलग आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह साथ में मिलकर काम करते हैं, तो WHO की स्ट्रेटजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान ही रखनी है, जो जो आपका ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है ना, इट इज बेस्ड एट ITRA, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इन जामनगर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ही इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह यहाँ पे उसको लिया गया है। तो ये कुछ बातें थी आपको यहाँ पे GTMC के बारे में जो पता होनी चाहिए। आगे आते हैं कसम पट्टी सेक्रेड ग्रोव के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोग सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में जानते होंगे। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब पता क्या होता है? कुछ ऐसा फॉरेस्ट कह लो, कुछ ऐसा एरिया कह लो जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो वर्ड तो वहीं से आया है सेक्रेड। जैसे मान लो कई बार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई पेड़ हो सकते हैं, कोई कोई फॉरेस्ट एरिया हो सकता है जो बहुत ही उनको वो पूजते हो। ठीक है, जो उनके लिए, जैसे कि कई बार कहते नहीं कि पेड़ों में भगवान का वास होता है एक तरह से, राइट। तो अगर हम उनको पेड़ों को पूजेंगे तो डेफिनेटली हम उन पेड़ों को काटेंगे नहीं, उस फॉरेस्ट को काटेंगे नहीं। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज हैं देश भर के अंदर जो इन ट्रीज को बहुत ही सेक्रेड मानती हैं, जिस वजह से हम उनका ध्यान रखते हैं। तो इंडिया में ना सेक्रेड ग्रोव्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे बिहार के अंदर सरना के नाम से जाना जाता है, देववन हिमाचल प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर देवराकाडू हो गया, कावू केरला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, देवारती या देवराय इन महाराष्ट्र, ठीक है, लई उमंग मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर आपका असोंग खोसी या फिर लॉ किंतांग, राजस्थान के अंदर उड़ान, ये तो बहुत फेमस है, कई बार पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। तमिलनाडु के अंदर कोविल कोडू या फिर सर्पा कबू, इस नामों से यहाँ पे जाना जाता है आपके सेक्रेड ग्रोव्स को। अब इसी तरह का एक सेक्रेड ग्रोव आपको यहाँ देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, दैट इज कसमापट्टी, ठीक है, जिसको वीरा कोविल के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये सेक्रेड ग्रोव को ना बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के नाम, मतलब उसको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया है। अब अगर हम बात करें ना तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर अभी तक सिर्फ एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी, दैट वाज अरितापट्टी इन मदुरई। अब जो दूसरी यहाँ पे बन गई है कसमापट्टी इन आपका तमिलनाडु, आपकी दूसरी तमिलनाडु की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये है क्या कसमापट्टी सेक्रेड ग्रोव, कहाँ पर है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर दीजिए। दूसरा कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये सेक्रेड ग्रोव के बारे में बताऊं तो आप इस नोटिस कर पाओगे कि ये दरअसल में अलगार मलाई रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसके पास में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको लोकल जो है ना, वो वीरानन, जो कि लोकल डिटी है, उसके नाम से ऊपर यहाँ पे वर्शिप करते हैं वीरा कोविल टेम्पल के अंदर। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्लांट स्पीशीज, श्रब्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे। एंड यहीं पे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको प्रिजर्व करने के अंदर। तो दरअसल में इसको अब क्या दर्जा मिल गया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का। आपको एक बात ध्यान में रखनी है ना कि किसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाना है, ये दरअसल में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ताकि उनको प्रोटेक्ट एंड कंजर्व किया जा पाए। उन एरियाज को जिनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपको वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज देखने को मिल जाएंगे, कुछ रेयर स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं, एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें ना, कर्नाटका के अंदर आपको नल्लूरू हेरिटेज जो टेमरिन ग्रोव है, ये इंडिया की पहली डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी। तो इस तरह से इनको यहाँ पे इसका दर्जा दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। अगला एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सहकार टैक्सी सर्विस। देखो, आप लोगों ने इकोनॉमी के अंदर आपने व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? अरे भाई, जो आपका अमूल, ठीक है, अमूल की जो क्रांति हुई, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के बारे में, राइट। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने क्या देखा? उन्होंने देखा यार कि जो किसान है ना, किसान का मतलब मेरा जो दूध की खेती कर, मतलब दूध के जो किसान हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। होता क्या था ना, गुजरात के अंदर उन्होंने एक बात नोटिस करी कि किसानों को या डेयरी फार्मर्स को उनको पैसा नहीं मिलता था। कहने का मतलब क्या, वो अपना दूध बेचते थे पर बदले में उनको बहुत ही कम पैसा मिल पाता था, हमारे जो दूध के आपके जो डेयरी फार्मर्स हैं, राइट। अब
इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने वहां पे कोऑपरेटिव मॉडल को अडॉप्ट किया। अब कोऑपरेटिव मॉडल आप जानते हो काफी सक्सेसफुल भी रहा। अमूल क्या है, कोऑपरेटिव मॉडल ही है। इन्होंने अलग अलग किसानों को या डेयरी फार्मर्स को कलेक्ट किया, राइट, उनके साथ यहाँ पे कनेक्शंस बनाए, एंड वो फिर क्या कर सकते हैं, वो सारे इस कोऑपरेटिव के मेंबर भी होंगे एंड ओनर भी होंगे, एंड वो क्या करेंगे, सारा अपना दूध लेकर आएंगे। फिर उससे उनकी क्या होगी, उनकी बार्गेनिंग पावर डेफिनेटली बढ़ जाती है, एंड सबके इकट्ठे आने की वजह से अब इनकी इनकम भी बहुत बढ़ पाई। क्योंकि अब क्या होगा, अब जो पहले जो एक तरह से इंटरमीडियरीज थे या जो मिडल मैन थे, वो सारा पहले पैसा वो ले जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये खुद ही एक तरह से सारी चीजें रन करेंगे, तो काफी ज्यादा इनका प्रॉफिट भी बढ़ पाएगा। ये सब चीजें आप लोगों ने अपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ी होंगी, व्हाइट रेवोल्यूशन और उसके बाद ऑपरेशन फ्लड भी आपने यहाँ पे सुना होगा। अब आप लोग जानते होंगे कि हाँ सर, कोऑपरेटिव मॉडल तो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम ये सोच रहे हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल और भी जगह पे लेके आ जाए, एंड इनफैक्ट इसी चीज के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी सेट करी थी, मतलब बनाई गई थी कुछ साल पहले, ठीक है, अभी रिसेंटली ही बनी है ये, सबसे मतलब लेटेस्ट मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इसीलिए बनाई गई ताकि कोऑपरेटिव्स को हम और प्रमोट कर पाए, राइट। अब वही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अब ये बोल रही है कि हम ना एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस लेकर आएंगे जिसका नाम है सहकार के नाम से। अब क्या मतलब इस चीज का, देखो आप लोग ओला ओला से, उबर से आप लोग ट्रैवल किए होंगे, है ना। कई बार आप लोग को नोटिस करने को मिलता है कि यार ओला उबर वाले हमसे बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, बट बेचारा जो ड्राइवर होता है ना, उसको बहुत ही कम पैसा मिलता है। क्या ये एग्जाम्पल सुन के आपको अमूल से पहले क्या होता था उसकी नाम की याद नहीं आई, कि पहले क्या था, मैंने यही तो बताया था, डेयरी फार्मर्स को बिल्कुल पैसा नहीं मिलता, इंटरमीडिएट सारा पैसा ले जाते हैं, दैट इज द होल थिंग। तो यहाँ पर भी तो सेम चीज हो रही है, ड्राइवर को बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा। तो सरकार यहाँ पे कोशिश क्या कर रही है, या सरकार ने बोल दिया है, अमित शाह जी ने बोल दिया है कि हम सहकार टैक्सी सर्विस बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। वो क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ कॉम्पिटिटर टू ओला एंड उबर। यहाँ पर क्या होगा कि सरकार एक तरह से एक इनिशिएटिव बना देगी, जैसे ओला उबर होते हैं वैसे ही आपकी एक टैक्सी सर्विस बन जाएगी सहकार, एंड उसमें जो ज्यादातर पैसा होगा वो ड्राइवर को डायरेक्टली जाएगा। तो आपको भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, आपको भी सस्ती एक तरह से टैक्सी सर्विस आपको मिल जाएगी, प्लस एट द सेम टाइम जो बेनिफिट होगा इट विल गो टू द ड्राइवर। क्योंकि जो ड्राइवर होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे, वो एक तरह से स्टेक होल्डर्स भी होंगे इसके, कोऑपरेटिव में यही तो होता है, एंड दैट इज हाउ दे विल बी अर्निंग देयर प्रॉफिट्स डायरेक्टली। तो नया कॉपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग यहाँ पे इनिशिएटिव होगा, बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा अमित शाह जी ने यहाँ पे बोला है। इससे कहना कि ड्राइवर्स की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी। इसमें टू व्हीलर टैक्सीज भी होंगी, ऑटो रिक्शाज भी होंगे, फोर व्हीलर कैब्स भी होंगे। तो जो हमारा फोकस है ना, सहकार से समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, उसके साथ बिल्कुल ये अलाइन करता है। तो इस तरह से ये टैक्सी को मैनेज किया जाएगा थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड प्रॉफिट डायरेक्टली ड्राइवर्स को जाएंगे। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे, राइट। अब आते हैं अपने प्लेसेस इन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर आज का आपका होमवर्क रहेगा यारलुंग ज़ेंगबो डैम के बारे में। आप इसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि आखिर ये न्यूज़ में किस कॉन्टेक्स्ट से था, एंड ये कहाँ पर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरा, मतलब जो आपको मैंने होमवर्क दिया था सैटरडे को, वो था बेन गुरियन कैनाल के बारे में। अब थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे पिक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। देखो आप लोगों ने ना ये सुएज कैनाल के बारे में पक्का सुना होगा, बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए रेड सी है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, तो उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये जो आर्टिफिशियल हमने सुएज कैनाल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी हुई है उसके माध्यम से होता है। पर क्या कोई ऑल्टरनेट रूट भी हो सकता है? यस, एक ऑल्टरनेट रूट यहाँ पे बताया जाता है, वो है यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से। ये देखो अगर आप रेड सी से आए, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा की तरफ गए, एंड यहाँ पर इसराइल के माध्यम से आप अगर इस पर्टिकुलर कैनाल का इस्तेमाल करके आप मेडिटेरियन सी तक पहुंचे, ये होता है आपका बेन गुरियन कैनाल। ठीक है, तो इसराइल यहाँ पे कोशिश कर रहा है इन एक्टिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल। हम सुएज कैनाल की जगह हम चाहते हैं इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, एक उसके लिए एक नया एक कैनाल प्रोजेक्ट यहाँ पे रन किया जा रहा है, या उसको बनाने की कोशिश करी जा रही है, दैट इज बेन गुरियन कैनाल। पर ये अपने आप में बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें डिगिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसा बताया जा रहा है कि $100 बिलियन का ये लगभग ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, बट डेफिनेटली ये न्यूज़ में था, तो आपको ये बात पता यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड सैटरडे जो आपको होमवर्क दिया था एक था महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो ये तो आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। हमने डिस्कस किया था कि गया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के अंदर, वहाँ फाल्गु रिवर या जिसको हम निरंजन रिवर के नाम से जानते हैं उसके पास में देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ग्रेट व्हाइट शार्क की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस का
क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, बल्कि आपको वल्नरेबल स्टेटस देखने को मिलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी यूनिसेफ युवा की बात करें, जनरेशन अनलिमिटेड की, तो पब्लिक प्राइवेट यूथ पार्टनरशिप है जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।